हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वे ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। आपका 8th क्लास के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। ये काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन ये एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, क्योंकि इनमें जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। उनमें 2 चैप्टर में ये सब सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिटेल में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भूमि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमि किसे कहते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल होते हैं। जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो महत्वपूर्ण में आपका भूमि संसाधन भी है। यह भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29 से 30% भागों पर फैला होता है। ये आपके 29 से 30% भाग पे भूमि फैला हुआ है। भूपृष्ठ हमारा इतना है, टोटल क्षेत्रफल ये है। लेकिन भूमि के सभी जो भाग है वो आवास योग्य नहीं है। ये जो हम लोग देखते हैं 29 से 30% भाग, ये टोटल भाग पे भी लोग रह नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है या जो रेगिस्तान का क्षेत्र है या जो जलवायु के हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उस क्षेत्र में मानव का आवास संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो भूमि का जो मैदानी क्षेत्र होता है वही केवल रहने योग्य होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जिस पर हमारा अधिकार हो। स्वामित्व मतलब अधिकार होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्वामित्व के आधार पर भूमि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निजी भूमि। पहला आपका निजी भूमि। निजी भूमि वे होती है जिसपे हमारा खुद का अधिकार होता है, स्वयं का अधिकार। उसको हम लोग क्या कहते हैं? निजी भूमि कहते हैं। जो सामुदायिक भूमि होते हैं जिसपे पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, वे सामुदायिक भूमि कहलाते हैं, जिसपे सभी समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। जो सामुदायिक भूमि होती है वो साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 29 से जो 30% है, इतना ही भाग केवल हमारा भूमि है। लेकिन हर साल हमारी जनसंख्या क्या है? बढ़ रही है। जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, हमारी जो मांग है वे भी बढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी मांग भी बढ़ेगी। मांग भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है। लेकिन जो भूमि है वो क्या है? सीमित है। भूमि सीमित है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या होती जा रही है कि जनसंख्या काफी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमारे जो सीमित भूमि है उस पे लोगों का रहना अब अनुकूल ये नहीं है। उस सीमित भूमि में रहना उनके लिए काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इस कारण से अब हम लोग जो देखते हैं कि जिस तरह से हम देखें कि ये टोटल हमारा भूमि है, इस पे बहुत सारे क्षेत्र में हमारा वन है। भूमि के बहुत बड़े पार्ट में वन है, कुछ पार्ट में हमारा क्या है? नदी है। तो इस तरह से अगर देखें तो हर भाग हमारे रहने के लिए नहीं है। कुछ भागों में कृषि की जाती है, कुछ भागों में कृषि होती है। तो इस तरह से देखें तो कुछ ही भाग हमारे लिए बचा हुआ है। तो इस कारण से क्या है कि अब मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब वे लोग क्या है? वनों को भी काट रहे हैं, ताकि वे जो भाग हो, भूमि का भाग हो, वे हमारे रहने के लिए हो सके। तो इस कारण से बहुत सारे और प्रॉब्लम बढ़ती है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो वन में कृषि व विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण ही के प्रसार से क्या होता है? भूमि में निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण कहा जाए, उनका खतरा बढ़ते जा रहे हैं।
तो इस कारण से भूमि का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। भूमि संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो वन रोपण करके, वृक्ष लगा के, भूमि उधार करके, रासायनिक कीटनाशकों पर रोक लगा के। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं अपने फसल उगाने के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। इस सब के लिए क्या होता है कि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इससे हमारी जो भूमि होती है उनकी बहुत ज्यादा, उसमें क्या है कि भूमि अनउपजाऊ होती चली जाती है, बंजर होती चली जाती है इन सब चीजों के कारण। फिर चौथा है आपका अतिचारण पर रोक लगाने आदि कुछ तरीके हैं जिससे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा क्या होती है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। छोटी छोटी महीन जो कण होती है उनका जो एक पतली से आवरण है, पतले पूरे जो पृथ्वी भूपृष्ठ पर फैला हुआ है, उस आवरण को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। भूमि मृदा किस किस चीज से बनी होती है, तो खनिजों से, जैव पदार्थों से, इन सब चीजों के से बनी होती है। यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। जहाँ पे खनिज खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण होगा, खनिज प्लस जैव पदार्थ, जैव पदार्थ के सही मिश्रण से क्या बनता है, भूमि क्या होता है, उपजाऊ होता है। भूमि उपजाऊ होता है। तो आगे देखते हैं भूस्खलन किसे कहते हैं। तो भूस्खलन में क्या होता है कि जब भूमि के सामान्य भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन में क्या होता है कि ये जो सैल होती है, सैल, मलबा, ये सब सभी क्या है, एक ढाल से नीचे की तरफ लुढ़कती है, जिसमें क्या होता है कि मिट्टी के जो बृहद संचलन होते हैं, इनके साथ साथ मिट्टी का भी नीचे की तरफ बहाव होने लगता है, संचलन के रूप में माना जाता है, परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन प्राय किन किन कारणों से होती है, तो इनका कारण मेन हो जाता है भूकंप के कारण, बाढ़ आने से भी भूस्खलन होता है। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी है। इन सब घटनाओं के साथ ये जो भूस्खलन की घटनाएं घटित होती है, लंबे समय तक भारी वर्षा के भी होने से भूस्खलन होता है। नोट में अगर हम देखें तो जो हमारी मिट्टी है, जो मृदा होती है, वो केवल 1 सेंटीमीटर उनको बनने में कितना टाइम लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये मिट्टी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे बचाने के लिए इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि उसको बनने में काफी समय लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भूस्खलन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, किन किन कारणों से मृदा का निर्माण प्रभावित होता है। तो ये मुख्य कारण देखें तो ये है आपका जनक सैल का स्वरूप और जलवायु कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक क्या क्या है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। भारत में पाई जाने वाली मृदा कितने प्रकार की है, तो लगभग जितने भी प्रकार की मृदा है वो सभी भारत में भी पाई जाती है। इसमें आपका मुख्य है जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वे कौन सी है, वे हमारा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है और जो भारत के लगभग 29% क्षेत्र पर फैला हुआ है। 29% क्षेत्र पर हमारा ये जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय कौन कौन सा है, तो ये जो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरा है।
इन दो कारणों से मिट्टी का जो है ना संरक्षण या निम्नीकरण जो होता है वो इन दो कारणों से होता है। मृदा का निम्नीकरण मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से हो सकती है। उसमें केवल मानवीय कारक नहीं बल्कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण से जो मिट्टी का निम्नीकरण होता है, ये दोनों ही कारणों से होता है। इनको बचाने के लिए पृथ्वी में निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय में क्या क्या है? अगर उपाय देखा जाए तो निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो वनमूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सभी कारक क्या है? मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है। इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। मृदा संरक्षण की मुख्य विधियां निम्न प्रकार की कौन कौन सी? मृदा के संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं? तो मल्च बना के। मल्च क्या होता है कि जैसे पौधों के को उगाया जाता है ना, तो पौधों के बीच में अनावृत जो भूमि होती है, जो दो पौधों के बीच में ये जो खाली जमीन होती है, भूमि में जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक दी जाती है। इससे मृदा की जो आर्द्रता होती है वो रुक जाती है। तो इस तरह से हम मिट्टी के संरक्षण को रोकते हैं। दूसरा है वेदिका फॉर्म बना के, जैसे चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढाल वाले बनाए जाते हैं, ताकि सपाट जो सतह होती है उस पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। तो ये ढालों पे हम लोग इस तरह से वेदिका फॉर्म बना के फसल मतलब फसल उगाते हैं, ताकि जो प्लेन जो मैदानी भाग हो वो ज्यादा से ज्यादा बचा रहे, ताकि उस पे ज्यादा फसल उगाया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है। एक पहाड़ी ढाल पे समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। एक ढाल पे जो इस तरह से वार बना दिए जाते हैं, ताकि जो जल का प्रभाव है उसके लिए भी अवरुद्ध रहे, वो रुका रहे, और तब उस जगह पे खेती की जाती है। रक्षक मेखलाएं, यह कहाँ बनाई जाती है? रक्षक मेखलाएं ये तटीय प्रदेश, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा गया था कि रक्षक मेखलाएं कहाँ बनाई जाती है, तो ये आपका मेनली शुष्क प्रदेश जैसे रेगिस्तानी भाग होते हैं ना, वैसे प्रदेश या तटीय प्रदेश में इसे बनाया जाता है। शुष्क प्रदेश में क्या होता है कि पवन की गति जो है न, की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्र में जब तेज हवाएं चलती है, तो उसमें क्या होता है ना कि मृदा की जो बहुत सारी मिट्टी जो है ना उसके कण उड़ के चले जाते हैं। इससे मिट्टी का निम्नीकरण ज्यादा होता है। तो उस जगह पे क्या है कि किनारे पे जो रहता है ना, इस तरह से बहुत सारे वृक्ष बना दिए जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे वृक्ष बनाए जाते हैं बांध बना के। तो इससे क्या होता है कि जो ये हवा चलती है ना, ये यहाँ पे आने के बाद ये रोक ली जाती है। ये बांध पे जो ये वृक्ष का लगाए जाते हैं, वृक्षों का कतार लगाया जाता है, तो इससे ये जो रेत उड़ के आती है उसको ये वृक्ष रोक लेती है, ताकि मृदा का जो आवरण हो वो बच सके। अगला हम लोग देखते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या कहाँ बनाई जाती है। तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। इसमें इन तीन चीजों का उपयोग करके वहां पे बहाव को रोका जाता है। चट्टान बांध क्या होता है? तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह पे फसल उगाई जाती है, मिट्टी उगाई जाती है जहाँ पे बाढ़ जो चट्टान बांध दिया जाता है, जहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पानी का स्तर तेजी से आता है, और वहां पे क्या होता है कि वो मिट्टी को बहा के ले जाती है। तो वहां पे इन प्रभाव को कम करने के लिए, जल के प्रभाव को कम करने के लिए वहां पे क्या है कि चट्टानों का बांध बांध दिया जाता है, ताकि मिट्टी का जो बहाव है वो रुक सके। बीज की फसल उगाना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को बचाने सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ताकि मिट्टी के बहाव को क्या है रोक रोक लिया जा सके। जल
जल के बारे में हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। 7th क्लास के जो ज्योग्राफी का चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे कि जल क्या है। एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग क्या है, जल से ढका है, इसलिए इसको नीलाग्रह भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा क्या है, ज्यादा भागों में जल ही जल है। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव तथा संरक्षण। तो वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। ये दोनों हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जल मंडल है। जल, वायु और भूमि और स्थल, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, वो जैव मंडल कहलाता है। क्योंकि जैव मंडल में इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। इनमें जल, वायु और स्थल, इन तीनों के मिश्रण से जैव मंडल बनता है। क्योंकि एक जैव मंडल जहाँ पे प्राणियों का, जैव मंडल क्या है, जहाँ पे लोग का जीवन संभव होता है, यहाँ पे लोग रहते हैं। जहाँ पे ये जैव मंडल है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक जैव मंडल में ही जीवन संभव है। इसके लिए, जीवन के लिए जल, वायु और स्थल तीनों की जरूरत होती है। इसलिए ये तीनों के ही मिश्रण से ये परत तैयार होती है, जैव मंडल। अब देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। CITES जो है, द कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ये क्या है, प्राणियों और पक्षियों की सूची तैयार करती है। ये इंटर तो ये एक बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारा क्या था, आपका मृदा चैप्टर था, जिसमें मेनली हम लोग वनस्पति, मृदा के बारे में पढ़े हैं। मृदा, भूमि कैसे, भूमि भूमि मृदा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक था, जिसमें हम लोग मेनली मृदा के बारे में, क्योंकि बाकी का तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जल के बारे में, वनस्पति के बारे में, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ये सब के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें मेनली हम लोग को फोकस करना था भूमि के बारे में, मृदा के बारे में। तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भूमि में कितने प्रकार की भूमि होती है, भूमि संरक्षण की क्यों जरूरत है। फिर आप मृदा के बारे में पढ़े हैं। तो इन सब चीजों को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।